तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके उत्तर वैदिक काल, यानी कि जैसे हमने ऋग्वेदिक काल के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें क्या देखेंगे आप कि इसमें आपने तुलना करनी है, ठीक है। एक तरफ से आपने तुलना करनी है कि ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था और उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था। उस काल में सामाजिक जीवन कैसा था और इस काल में सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है। यानी कि 1500 से 1000 क्या था और 1000 से 600 क्या था, तो कितना परिवर्तन आया है, ठीक है। हमारी चीज में, हिंदू धर्म में, चाहे कोई कोई भी चीजें होगी उस चीज के बारे में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि आपने उत्तर वैदिक काल को पढ़ना है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हमने तो ये बता दिया कि किस चीज की रचना की गई है, कौन कौन चीजों की रचना की गई है, बट इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये देखना है कि इनका सामाजिक जीवन क्या था और इनका आपका राजनीतिक जीवन कैसा था, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ और डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं जो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब राजनीतिक जीवन क्या है, पॉलिटिकल लाइफ क्या थी इनकी। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था, ऋग्वेदिक काल में जन बोलते थे किसको, प्रांत को, ठीक है, जन बोलते थे। अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, जनपद, यानी कि जो आपके भरत थे ना, भरत पुरु, वो एक प्रकार के क्या थे, जन थे, ठीक है। उस काल में पुरु और भरत एक जन थे, जनपद नहीं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, उनका नाम क्या हो जाएगा, जनपद हो जाएगा, यानी कि एक बड़ा बड़ा प्रांत बन जाएगा, राजा की पावर भी बढ़ जाएगी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार के जनपद थे, एक पांचाल। अब कुरु जो बना है वो भरत और पुरु को मिलकर बना है, यानी कि दोनों दो जनों को मिलकर एक जनपद बना है। सेम तुर्वस और किरवसु, उसकी दो चीजों के बनने के पांचाल बना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से उस समय जनपद थे, इनकी बड़े प्रांत कौन कौन से थे, उस चीज के बारे में। इसी समय आपका जो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि निरंकुश नहीं था, क्योंकि रीजन इसका है कि इस समय राजत्व तो था, परंतु आप इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि परंतु सभा और समिति, सभा तथा समिति का पूरा कंट्रोल था, निरंकुश था, ये अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। यानी कि अगर राजा ने कुछ काम करने हैं या राजा को बनाना है तो कौन काम, किनको पूछना पड़ता था, सलाह लेनी पड़ती थी, सभा और समिति से। तो ये सारी चीजें, और इस काल में राजत्व का वर्णन मिलता है। तो किस में, अगर आपसे पूछे कि किस में वर्णन मिलता है, तो दो चीजें आपने याद रखनी है, ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। दो ब्राह्मण आपने याद रखने हैं, शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय, क्योंकि इसमें राज्याभिषेक का भी वर्णन है और राजत्व, राजत्व मतलब राजा का ही शासन है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में पावर आ गई थी, ठीक है। तो ये आपने इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। अब इसमें राज्याभिषेक का तथा राजस्व की, याद रखना, राजस्व यज्ञ का वर्णन ही नहीं है इसमें, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है उत्तर वैदिक काल में, वाजपेयी यज्ञ का वर्णन भी है, शूल यज्ञ का वर्णन भी है, ठीक है। ये बहुत सारे अलग अलग, जो राजा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुछ भी चीजें कर रहा है, ठीक है, ये आपको इस चीज में मिलता है। तो राजस्व यज्ञ और राज्याभिषेक शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में इन सभी यज्ञों का, अश्वमेध यज्ञ हो, राजस्व यज्ञ हो, इस चीज का वर्णन है, ठीक है। तो ये आपको इस चीज में, अब इस काल में कल प्रणाली नियमित होगी, नियमित मतलब देना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या था, अपनी इच्छा से, राजा कुछ नहीं कर सकता, राजा अपनी इच्छा से, ऋग्वेदिक काल में ये था ना कि स्वेच्छा से दे सकते हैं, राजा पर कोई कंट्रोल नहीं था। यहाँ पर नियमित कर देंगे, फिक्स है कि इतनी देनी पड़ेगी आप, ठीक है। तो वो कौन सा कर होता था, बलि, जो उस समय स्वेच्छा कर होता था, ठीक है। तो वो आपको इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। उस समय उत्तर वैदिक काल जो में स्थायी सेना नहीं थी, यानी कंट्रोल ऐसे नहीं थी, पैदल सेना ये फिक्स नहीं थी कि तो ये भी उत्तर वैदिक काल में कोई चेंज नहीं आया है। तो ये आपने याद, इसके समय सबसे इंपॉर्टेंट है रत्नीन, ये आपको याद होना चाहिए। रत्नीन, ये टोटल 12 थे, टोटल 12 रत्नीन थे। रत्नीन होता है मंत्री, ठीक है, मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं ना राजा के, उसी को रत्नीन कहा गया है। तो ठीक है, जिसमें आप मैंने प्रमुख लिखे हैं, जैसे पुरोहित, सेनानी, सनिदाता, समाहर्ता, अक्षवाप, बहुत सारे ऐसे हैं जो उस समय, बट मैंने मुख्य अगले जो 3 इंपॉर्टेंट है, ये आपके रत्नीन होते थे,
ठीक है, सेना का पुरोहित पंडित होता था, पैसा इकट्ठा करने वाला, पासा फेंकने वाला, वो सारे के सारे क्या होते थे, रत्नी। रत्नी मतलब मंत्री, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसी समय सामाजिक व्यवस्था, तो ये राजनीतिक जीवन मैंने बता दिया, इसमें राजनीति थोड़ी पावर बढ़ गई थी, मतलब राजनीतिक जीवन में थोड़ी पावर बढ़ गई थी राजा। अब सामाजिक व्यवस्था में क्या मिलेगा आपको, इसमें ये कहा गया इस काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो कठोरता आ गई, यानी जात पात ज्यादा हो गया। अब ब्राह्मण वैश्य बड़े दिखने शुरू हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने अपने अपने क्या हुई, अब ब्राह्मणों का क्या हो जाना है, ब्राह्मण का थोड़ा जो वर्चस्व है कम हो जाएगा, और क्षेत्रीय का थोड़ा बढ़ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि आने लगी, और अब वर्ण व्यवस्था में जन्म पर, मैंने वहां बोला था ना कि कर्म पर आधारित थी, ये हो जाएगी जन्म पर। जहां जन्म लिया है वहीं का आप कास्ट रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, वर्ण व्यवस्था में क्या आ गया, कठोरता आ गई, वही का वही रहेगा। आप कर्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं बन सकते, वो फलाना जगह ये नहीं बन सकते, वो सारी चीज इसमें होगी। अब इस काल में वैश्य वर्ग आया, शूद्र आया, यानी कि ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। नई जो चीजें आई है, वैश्य तो किसान होता है, शूद्र तो इनकी सेवा करता, तीनों। ये कहां पे आया है, उत्तर वैदिक काल में। हाँ, गोत्र भी इसी में आया है, मैंने इसमें लिखा है, गोत्र भी आपसे, गोत्र का भी शुरुआत इसी काल में हुई है, ठीक है। चांडाल, चांडाल आपने सुना होगा, जो चांडाल निचले कास्ट के लोग होते हैं वो चांडाल में आएंगे, ठीक है। जो अस्पृश्यते बोलते हैं, जिसको छूने, अछूत बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज इसमें आएगी। तो ये स्त्रियों की दशा में गिरा हुआ टाइम, मैंने वहां तो ये बोला था कि स्त्रियों की स्थिति में अच्छी थी, ठीक है। जिसमें अपाला, घोषा, ये सारी उनकी विदुषी थी, इंटेलिजेंट थी। बट इस काल में कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे कि गार्गी, मैत्री, ये स्त्रियों के नाम है जो इस काल में मिलते हैं, उत्तर वेदी काल। तो कुछ थी, बट स्थिति बहुत बुरी थी उस समय, मतलब घिर गई थी, ये कह सकते हो आप। इस काल में 4 आश्रम थे। अगर आपसे पूछे कि 3 आश्रमों का वर्णन किसने है, अगर आपसे 3 कि जो इसमें चौथा नहीं दिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि जैसे जाबलो उपनिषद, जो आपका जाबलो उपनिषद है, इसमें 4 आश्रम का वर्णन है, ठीक है। और अगर पूछे कि 3 किसमें है, तो आप लिख सकते हैं छांदोग्य उपनिषद, उसमें तीनों है, इसमें संन्यास आश्रम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब ब्रह्मचार्य आश्रम क्या है, ये है रहने का नियम है यही। अब जो ब्रह्मचारी हैं, जो आपके ब्रह्मचारी जो मतलब शादी नहीं होती है, पढ़ाई कर रहा होता है, तो वो होगा 1 से 25। उसके बाद ये इसमें चला जाएगा, क्या बोलते हैं, गृहस्थ में चला जाएगा। और उसके बाद 50 से 75 ईयर्स ओल्ड, और 75 से 100। तो अधिकतम कितनी बोली है, 100 तक जिएगा भाई। और इसमें गृहस्थ में, घर में, यानी कि वानप्रस्थ में, मतलब जंगल में ही, और संन्यास जिसको बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति। तो ये आपको एज लिमिटेड भी डाला गया है, कब कब क्या क्या करना चाहिए हिंदू धर्म में, ठीक है, उसी चीज के बारे में। उसके बाद है, इस काल में 8 विवाहों का वर्णन है। ये 8 विवाह की बात कर रहा हूं मैं, जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आश्रय विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ठीक है। अगले याद रखना, अगले आपके 4 जो है ये अच्छे माने जाते हैं, उच्च विवाह माने जाते हैं हिंदू धर्म, ठीक है। उच्च विवाह माना जाता है। और लास्ट के आपके जो 4 हैं वो निम्न माने जाते हैं। निम्न मीन्स की बेकार माने जाते हैं, हिंदू धर्म में अच्छे नहीं माने जाते हैं। टोटल 8 विवाह है, ठीक है। तो 8 विवाह माने गए हैं। ब्रह्म विवाह, जो आप जो माता पिता की आज्ञा से जो भी चीजें की जाती है। देव विवाह, जो पंडित है उसी के साथ शादी करवाई जाती है, ऐसा कुछ, ठीक है। और आश्रय विवाह, जब जोड़ी दी जाती है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बेल की जोड़ी दी जाती है, ये सारी चीजें। प्रजापति भी एक प्रकार को वही है, धन दौलत में, जिसमें पैसा नहीं लिया जाता है। बाकी असुर विवाह, गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, ये सारे के सारे, राक्षस विवाह, पैशाच, ये सारी जबरदस्ती के जो विवाह होते हैं, ठीक है, जबरन बोल सकते हो आप इसको, होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में आता है। अब 4 पुरुषार्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, पुरुषार्थ जो जिसके आधार पर चलना चाहिए इंसान को, जैसे धर्म बहुत जरूरी है, ठीक है। अर्थ यानी धरती के बारे में चीजें, ये जरूरी है। इंसान काम कर्म अच्छे करने चाहिए, उसी के मोक्ष यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज में आने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें जो 16 संस्कार दिए गए हैं, देखो आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि कौन कौन से संस्कार होते हैं। सिमोंतो नयन, आपके पुष्पवन भी एक आपका ये है, अंत्येष्टि, जात कर्म, ये सारे के सारे 16 संस्कार हैं, ठीक है। उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, जब आप मामा से जो भी जब बच्चा पैदा होता है और मरने तक,
ठीक है, जो भी 16 प्रकार के संस्कार दिए गए। तो आज हमने डिस्कस क्या किया है, आपका राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन। ठीक है, तो उस चीज के बारे में आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा जो हमारे आज के जीवन है उस चीज के आधार पर इसमें पता चल रहा है। तो हमने दो चीजें डिस्कस की है, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन, ये सामाजिक व्यवस्था। तो उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन कैसा था वो चीजें, बाकी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं वो आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं।